आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट होगा हमारा केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा। इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता, और साथ ही साथ संकुलन क्षमता के साथ साथ हम यहाँ पर परमाणुओं की त्रिज्या और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी, ये सब इसमें आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का वीडियो संकुलन क्षमता। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं संकुलन क्षमता होती क्या है। तो संकुलन क्षमता को हम परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो कण होते हैं वो क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भी भाग घेरते हैं। तो देखिए, किसी भी क्रिस्टल जालक के जो कण हुआ करते हैं, अब उसके कण के रूप में हम देखते हैं वो कण चाहे अणु हो, परमाणु हो या फिर कोई भी आयन हो, जो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, और जिन्हें हम चित्र के रूप में गोले भी बोलते हैं। तो चाहे वो गोले हो, है ना, तो उनके कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं उसे उस क्रिस्टल जालक की हम संकुलन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, इसे हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं, और सूत्र के रूप में हम किस प्रकार से इसे लिख सकते हैं ये समझते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें कि संकुलन क्षमता को किस प्रकार से सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, संकुलन क्षमता जो होती है उसे हम लिखेंगे इस प्रकार से कि क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल जालक के कण, और उसके कणों को हम गोले भी बोल सकते हैं क्योंकि हम चित्र में उन्हें गोले के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उन कण या गोले का आयतन, है ना, ये आयतन होगा, और इसी के अनुपात में हम यहाँ पर रखेंगे क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का आयतन, तो ये हमारे लिए एक सूत्र होगा, और इसकी सहायता से भी हम परिभाषा बना सकते हैं। क्रिस्टल जालक के जो कण होते हैं उनका आयतन, मतलब जितना भी आयतन घेरते हैं उस क्रिस्टल जालक में, उसे हम उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं। अब देखिए, ये जो क्रिस्टल जालक के जो कणों का आयतन होता है और क्रिस्टल जालक का आयतन, इनका अनुपात यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे तो उस सूत्र का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, और इससे ध्यान रखना क्या है, जैसे कि जो भी कण होंगे उनका आयतन और बटे कुल हमारा क्रिस्टल जालक होगा उसका हमें आयतन लिखना होगा। देखिए, संकुलन क्षमता जो होती है ना, इसे हम प्रतिशत में भी व्यक्त करते हैं। तो यदि हमें संकुलन क्षमता को प्रतिशत में व्यक्त करना है तो उस स्थिति में ये हमारा जो सूत्र होगा ये पूरा वैसा का वैसे होगा। इसमें हमें लास्ट में 100 का गुणा करना है, 100 का इंटू करना होगा। कब की स्थिति में? जब संकुलन क्षमता को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना हो तब की स्थिति में। तो बाकी संकुलन क्षमता के लिए ये सूत्र प्रयोग में लिया जाएगा। तो देखिए, जालक के अंदर जितना भी भाग वो घेरेंगे उसका आयतन, और फिर जब हम इंटू कर देंगे 100 का, तो वो संकुलन क्षमता का प्रतिशत व्यक्त करेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जालक की ओर और समझते हैं कि किस प्रकार से हम किसी जालक के अंदर संकुलन क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं फलक केंद्रीय घनी जालक संरचना। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फलक केंद्रीय घनी जालक जो होता है इसे हम FCC भी कहते हैं, है ना, ये FCC भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं FCC जो जालक होता है ना उसकी संकुलन क्षमता। तो इसके लिए हम संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, और किस प्रकार से ज्ञात करना है टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FCC की संकुलन क्षमता को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और इसे ज्ञात करने के लिए हमें फलक केंद्रीय जो घनी जालक होता है ना उसमें कणों की संख्या पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो FCC फलक केंद्रीय घनी जालक होता है, ये वही घनी संरचना है। तो यदि इस घनी संरचना के अंदर हम देखते हैं तो इसमें
जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है। अब आपने यदि कणों की संख्या आपको निकालना नहीं आता है तो आप पूर्व के वीडियो देख लीजिएगा, पहले वाले पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको स्पष्ट किया गया है। तो इसमें जो कणों की संख्या होती है वो कितनी होती है, देखिए यहाँ मैं शॉर्ट रूप से ही निकाल के आपको दिखा देता हूँ। कोने पर जो साझेदारी होती है वो 1/8 की होती है और ऐसे कोने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर 8 कोने हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ये फलक केंद्रित है तो फलकों पर भी आप यहाँ पर परमाणु देख पा रहे हैं, फलकों पर भी इस पर परमाणु होते हैं। और फलक पर जो साझेदारी होती है वो 1/2 की होती है, तो ये इसी फलकों की संख्या 6 होती है। तो 8 से 8 कैंसिल करेंगे, 2 से 6 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर इसके अंदर कुल कणों की संख्या इसमें शामिल हो जाती है 1 + 3, क्योंकि 2 से हम 6 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, है ना। तो इसके अंदर कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 4। अब देखिए 4 परमाणु इसके अंदर, यानी कि 4 गोले इसके अंदर बनेंगे टोटल। और ये सिर्फ गोलों का एक 1/8 वाला हिस्सा हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो कि हमें एक पूर्ण गोले के रूप में दिख रहा है। तो आप इस बात से भ्रमित ना होइएगा कि ये एक पूरा गोला है, ये सिर्फ 1/8वां हिस्सा है उस एक गोले का, है ना। तो इसके अंदर यदि हम परमाणु की संख्या निकालेंगे तो कुल परमाणु इसमें कितने निकल के आएंगे, 4। अब देखिए यदि हम मान लेते हैं कि माना हमने एक गोला लिया ये, और एक गोले की त्रिज्या हमने ले ली r, तो माना कि गोले की त्रिज्या r हो, तो उस स्थिति में एक गोले का आयतन क्या होगा, एक गोले का आयतन, तो एक गोले का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 πr³, है ना। ये गोले के आयतन का सूत्र है, ये एक गोले का आयतन। तो एफसीसी के अंदर हमने कितने गोले देखे, तो इसमें है 4 गोले। तो 4 गोलों का आयतन का क्या होगा, तो उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 गोले का आयतन, है ना। तो ये बन जाएगा 4/3 πr³ और इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। आप गुणा आगे भी कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, किधर भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ लिख के दिखाना है कि ये 4 गोले का आयतन है ना। 4 का इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए, अब आ जाइए अब चित्र के ऊपर, क्योंकि अब बाकी का जो काम है हमें निकालना है। गोले का आयतन तो हमने निकाल लिया, अब हमें जो घनी संरचना है ना उसका हमें आयतन निकालना है। तो देखिए घनी संरचना के लिए यहाँ पर इसकी जो भुजा है ना, इसे माना गया है a। यदि स्पष्ट आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसकी कोर की लंबाई है यहाँ पर a। अब हमें इसका सूत्र निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा। तो इसके आयतन के लिए देखिए घन का आयतन का सूत्र होता है a³, परंतु इस a का मान क्या होगा, इस भुजा का मान क्या होगा, इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम फलक को ले रहे हैं पहले a, और c का जो विकर्ण यहाँ पर बन रहा है इसे देखिएगा। तो यदि मैं इस घनी संरचना के अंदर AC की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ चित्र के अंदर ये भुजा A होगी, ये कोर भी A होगी, पर ये जो विकर्ण है इसका हमें मान निकालना है ना। ये एक त्रिभुज हो गया हमारे लिए AD और C, ADC एक त्रिभुज हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि यदि 3 गोले इस प्रकार से हैं, जैसे कि ये गोला, दूसरा ये गोला और तीसरा ये गोला, है ना। अब इसमें आप समझिएगा, यहाँ चित्र में हमें ये गोले दूर दूर दिख रहे हैं, परंतु वास्तव में ये दूर दूर नहीं होते हैं, क्योंकि ठोस के अंदर हम देख रहे हैं संरचनाएं, और ठोस के अंदर गोले कैसे होते हैं या कण कैसे होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए। तो यहाँ पर इसमें इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं r, और बीच वाले की जो त्रिज्या वो भी r है, पर ये दोनों साइड में होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। तो यदि हम यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी देखते हैं, चाहे r में इधर लिख दूं, है ना, यहाँ से हटा जाऊं, तो मैं यदि यहाँ से यहाँ तक की बात करता हूँ, यहाँ पर है a और यहाँ पर है c, तो ऐसी की दूरी कितनी हो गई, तो ऐसी की दूरी हो जाएगी r + 2r + r, यानी कि जो बीच वाला गोला है उसके लिए उसका व्यास जोड़ा जा रहा है जो कि 2r है, और इसकी यहाँ से त्रिज्या और दूसरे की
इधर की त्रिज्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर AC का जो मान हम निकालेंगे तो AC का मान यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC बराबर होगा R प्लस 2R प्लस R। R क्या है? त्रिज्या, और तीनों गोले एक दूसरे से सटे हुए रखे हुए हैं। इस प्रकार से हम उनकी त्रिज्या को यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें AC इस भुजा का इसमें मान मिला है। चलिए, तो AC को हम यहाँ पर इन R को जोड़ करके भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि AC का मान हो गया 4R। अब यहाँ पर इस सूत्र को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम दूसरे को हल करेंगे ना तो वहाँ पर भी आपको डायरेक्टली लिख दिया जाएगा कि AC या विकर्ण 4R होता है। तो 4R कैसे हुआ आप समझ गए, यहाँ पर इस प्रकार से होगा, है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, AC को हमने डायरेक्टली इस प्रकार से निकाल लिया, परंतु यदि हम इसे एक त्रिभुज के रूप में मानते हैं ये, तो इसमें हम इस विकर्ण को कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हम वही जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो लगा देते हैं, AC और ये है D। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम AC का मान निकालते हैं त्रिभुज ADC में, है ना, इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो वो होगी AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर और प्लस CD या DC का स्क्वायर। चलिए, अब देखिए AD का मान कितना है? A स्क्वायर, CD का मान फिर A, ये स्क्वायर हो गया, इधर AC स्क्वायर का मान हुआ। अब यदि हमें AC का मान निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये बन जाएगा रूट 2A स्क्वायर, है ना, ये AC का मान। अब देखिए, A के ऊपर वर्ग है तो इसके वर्ग से ये तो वर्ग से बाहर आ जाएगा, तो उस स्थिति में AC बराबर रूट 2A, क्योंकि A हमारा यहाँ रूट से बाहर हो चुका है, ये, है ना। चलिए, अब देखिए, इसे हम यदि समीकरण 1 मान लेते हैं, जो पहले हमने निकाला था AC का मान डायरेक्ट जो त्रिज्याओं के आधार पर था, और दूसरा AC का मान जिसे हमने निकाला है पाइथागोरस प्रमेय से ये। तो यदि दोनों की तुलना करते हैं तो इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, तो समीकरण 1 से, है ना, आप ऐसा समझ सकते हैं, समीकरण 1 से 2 में AC का मान रखने पर, तो यदि मैं यहाँ पर AC का मान रख देता हूँ तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 4R बराबर रूट 2A। अब ये जो सूत्र है इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखना, क्योंकि इस सूत्र का प्रयोग हम परमाणु की त्रिज्या निकालने में ज्ञात करेंगे, है ना। परमाणु की जब त्रिज्या निकाली जाएगी ना तो वहां पर इस सूत्र का प्रयोग होगा। दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी निकालेंगे ना तो वहां पर भी इसका प्रयोग होगा, तो इसे आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा। अब मैं आगे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं, यहाँ पर मैं भुजा A का मान निकाल रहा हूँ, कोर A का मान निकालूंगा। तो कोर A का मान मुझे निकालना है, तो उस स्थिति में मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4R अपॉन रूट 2 बराबर A, या मैं इसे इस प्रकार लिख दूं, A को इस साइड लिख देता हूँ 4R अपॉन रूट 2। तो देखिए, यहाँ पर नीचे रूट 2 है, तो मैं रूट 2 का यहाँ पर परिमेयकरण कर देता हूँ, रूट 2 का ऊपर और रूट 2 का ही नीचे गुणा कर देता हूँ। तो उस स्थिति में A का जो मान आएगा वो आ जाएगा 4R रूट 2 और नीचे हो जाएगा केवल 2। इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे 2, तो यहाँ पर हमारा मान निकल के आया 2 रूट 2 और ये R, है ना। ये यहाँ पर A का मान निकला है, समझ गए आप। तो A का यहाँ पर मान निकल के आया 2 रूट 2 R। चलिए, अब बढ़ते हैं हम और भी आगे। अब ये तो हमने सिर्फ इस भुजा A का मान निकाला है, अब हमें क्या करना है कि घन का सूत्र लगाना है। देखिए, घनी संरचना का आयतन या घनी आयतन, तो घनी आयतन के लिए हम क्या करते हैं कि जो भुजा होती है उसी को हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर A का जो मान निकल कर आ रहा है वो कितना आया
तो a का मान हमने देखा कि a का मान यहाँ पर हमें मिला था 2√2r। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए इस घन का आयतन हो जाएगा। तो घन के आयतन को हम इस प्रकार से यहाँ पर आगे हल कर देंगे, क्योंकि ये एक ही जगह पर मैंने लिखा है मान। अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो आप 3 बार ऐसे गुणा कर देख सकते हैं। 2√2r इंटू 2√2 इंटू 2√2r। तो देखिए कितना होगा, तो आप पहले जो बाहर 2 लिखा है ना, इसका गुणा कर लीजिए। 2 2 2 कितना हो जाएगा 8। फिर √2 का √2 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 8 गुणित 2 हो गया। फिर ये एक √2 जो है ये बच जाएगा, तो ये वैसा का वैसा लिख दिया। और r ये हो जाएगा r क्यूब। तो यहाँ पर हमारा मान बन जाएगा 16√2r क्यूब। समझ गए। ये यहाँ पर क्या है, इस घन का आयतन है ना, इस घनी संरचना का आयतन है, जो कि हमें मिला है इतना 16√2r क्यूब। अब देखिए, अब हमें निकालना है संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता हम निकालते हैं, तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे। संकुलन क्षमता बराबर, हमने देखा था सूत्र क्या था स्टार्टिंग में, कि जो गोले हैं जितने भी, है ना, जो हमारी संरचना होगी, जालक होगा। अब मैं पूरा बड़ा ना लिख करके छोटे से रूप में लिख रहा हूँ। जालक की गोलों का आयतन ये है ना, और नीचे हम रख देते हैं जो घनी जालक होगा या क्रिस्टल जालक होगा, जालक का आयतन, है ना। अब देखिए इस सूत्र के अंदर हम यहाँ पर हम देख रहे हैं जालक के गोलों का आयतन। तो जालक में गोले कितने थे, हमने देखे थे 4 थे, और 4 गोलों का आयतन क्या निकला था, तो वो निकला था ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और पीछे मैंने गुणा किया था, अब मैं उसे यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, है ना। 4 गोले का आयतन ये, और नीचे हमें जालक का आयतन। अब जालक का आयतन हमने यहाँ पर, जालक हमारा कैसा है, घनी है ना। तो इसका आयतन कितना निकल गया, तो ये निकल गया 16√2। तो 16√2r क्यूब। देखिए r क्यूब से तो आप r क्यूब को कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पर 16√2 जो है, चलिए थोड़ा सा आगे लिखते हैं इसको। 4 गुणित 4/3 पाई का मान रख दिया 22/7, और इनके नीचे है 16√2। तो देखिए यहाँ पर 16√2 जो है वो इनके साथ आ जाएगा गुणे में, इस प्रकार से 4 गुणित 4 और गुणित 22, और नीचे हो जाएगा 16√2 3 गुणित 7, है ना। तो 4 से 16 को काट सकते हैं 4 बार, 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। अब ऊपर हमारे लिए मान बच रहा है 22, और नीचे बच रहा है 7×21 गुणित √2, है ना। तो √2 जो होता है उसका मान होता है, वो हम रख देंगे। तो 22/21 गुणित √2 का मान होता है 1.414, ये मान रख दिया। और इनका हम जब कैलकुलेशन करेंगे, इनका गुणा कर देंगे और फिर 22 में भाग लगाएंगे। तो उस स्थिति में जब आप कैलकुलेशन गुणा और भाग आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जगह भी नहीं है, तो मैं इसको करके भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं सीधा यहाँ पर उत्तर लिख देता हूँ जो कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। तो यहाँ पर इसका हमें मान निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 0.74, और भी अंक आगे चलते रहेंगे। इसमें 7-4 के बाद और भी अंक आएंगे, पर सिर्फ हम यहाँ पर 2 अंक को ही ले रहे हैं, है ना। तो ये मान हमें निकल गया। तो ये हमारे लिए क्या है, संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता जो है तो उसे हम प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे 0.74 गुणित 100, तो ये बन जाएगा 74%। तो ये संकुलन क्षमता हमारे लिए कितनी हो जाएगी, 74%।
तो अब 74% से हम ये कह सकते हैं कि जो FCC क्रिस्टल जालक होता है उसमें 74% गोले होते हैं, है ना। अब देखिए 74% गोले होते हैं तो बाकी का जो स्पेस होता है वो कहाँ जाता है, तो वो चला जाता है रिक्तियों में। तो अब आपसे ये प्रश्न किया जा सकता है रिक्तियों का प्रतिशत इसमें कितना है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि 100 है, 100 से आप 74 को घटा दीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 26। तो 26% क्या है इसमें, रिक्तियाँ हैं, और 74% क्या है, गोले जो भी हैं उसके कण, गोले या हम कण बोल दें, तो गोले या कण जो है वो कितने हैं 74% और 26% उसमें रिक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर FCC में जो क्रिस्टल जालक के कण है उन्होंने कितना स्थान घेरा, उन्होंने घेरा 74%। तो इस प्रकार से हम इसकी संकुलन क्षमता जो है वो निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे जालक की ओर। देखिए दूसरा जालक है यहाँ पर हमारा अंतः केंद्रित घनीय संरचना। अब आप देखिए वहां पर हमने जो कुछ देखा है उसे आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब बात करेंगे हम BCC, जिसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलते हैं या BCC कहते हैं। तो आपसे BCC के बारे में प्रश्न आ जाए या अंतः केंद्रीय घनीय संरचना के बारे में, तो इस संरचना के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर संकुलन क्षमता। तो इसके लिए संकुलन क्षमता ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें वही BCC में परमाणु की जो कणों की संख्या होती है, BCC में परमाणु या कण बोल दें, जो भी होते हैं परमाणु या कण, या फिर हम बोल दें गोले की संख्या, तो कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर 1/8 की हिस्सेदारी होती है, तो 1/8 और ऐसे कोनों की संख्या 8। और एक यहाँ पर आप परमाणु देख रहे हैं या गोला देख रहे हैं, वो बिल्कुल बीच में है, तो वो अकेला होता है और वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं करता वो। तो इसमें टोटल गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने देखा था कि फिर वही मान लेते हैं हम, माना कि गोले की त्रिज्या R हो, तो है ना, तो गोले की त्रिज्या यदि R हो तो हम कह सकते हैं कि एक गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो 2 गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो 2 गोले, क्योंकि इसमें टोटल गोले कितने बन रहे हैं 2, तो 2 गोले का आयतन निकालने के लिए हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 4/3 पाई R क्यूब। ये तो निकल गया गोले का आयतन। अब हमें निकालना है घन का आयतन, जो घनी संरचना है उसका आयतन। अब देखिए यहाँ पर भी भुजा हमने मान रखी है A, पर इसमें हो सकता है कि उसके लिए मान कुछ अलग आए, इस A का मान कुछ अलग आए, तो यहाँ पर निश्चित उसका मान अलग आएगा। चलिए उससे निकालते हैं। अब फिर हम उसी बात को करते हैं। देखिए यहाँ पर B और D ये विकर्ण के रूप में है इस प्रकार से, जिसमें यहाँ गोला आप देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, वही 3 गोले हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें जो विकर्ण है BD, उसके लिए उसका मान कितना हो जाएगा 4R। अब 4R कैसे हुआ आप समझ गए, मैंने पहले भी आपको उस चित्र में बताया था कि ऐसे 3 गोले हैं और ये बिल्कुल पास पास सटे हुए हैं। यहाँ से इसकी त्रिज्या R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2R, क्योंकि त्रिज्या R मानी हमने, और यहाँ से यहाँ तक की ये R, सबको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 4R, है ना। चलिए तो ये BD के लिए हो गई समीकरण 1, इसको मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम इसे एक समकोण त्रिभुज में बदल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम इसे यहाँ पर एक त्रिभुज में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर यदि हम त्रिभुज BCD, है ना, ये हमने त्रिभुज लिया है। अब देखिए यहाँ से C से B तक जो लाइन आ रही है ये क्या है, विकर्ण ही तो है ना। और विकर्ण की लंबाई कितनी होती है,
अभी हमने निकाल कर उसमें देखी थी कि विकर्ण का जो मान था वो कितना आया था, तो वो मान हम यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो एक मान तो हमने देखा कि विकर्ण जो है BD उसका मान हम 4R भी रख सकते हैं, पर यदि हमने पाइथागोरस प्रमेय से उसको हल करते हैं तो उस स्थिति में विकर्ण का मान कितना होता है, तो उस स्थिति में मान होता है उसका 2√2a जो हमने अभी पहले निकाला था, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज BCD के अंदर जो हमारा CB होगा वो तो बनेगा √2a। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण के रूप में है। यहाँ पर आप देख पा रहे ये भी विकर्ण है, पर ये त्रिभुज में आधार के रूप में है, पर वास्तव में तो ये विकर्ण है। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, √2a, जो अभी अपने पहले वाले में निकाल करके देखी थी। और यहाँ पर CD, ये भुजा आप देख रहे हैं ऊपर से, ये है a। तो देखिए ये हो गई √2a, ये हो गई a। अब हम इस BD का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम, क्योंकि ये कर्ण के रूप में है यहाँ पर, तो BD का स्क्वायर बराबर BC या CB का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, है ना, जिसमें हमने CD बराबर a माना है। इनके मान रख देते हैं, तो इनके मान रखेंगे। CB का स्क्वायर कितना है, √2a, है ना, ये हो जाएगा। और इसका हम स्क्वायर भी करेंगे क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये प्लस CD का मान कितना होगा, a का स्क्वायर। अब देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर BD का मान निकाल दिया है, क्योंकि इसका वर्ग घटाएंगे इधर वाले पे रूट चढ़ाएंगे, तो मैंने एक स्टेप थोड़ी सी यहाँ पे कम कर दी है ना, डायरेक्टली उसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर आप इन्हें जोड़ते हैं, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √3a स्क्वायर। अब a को हम रूट से बाहर कर सकते हैं क्योंकि इस पर 2 घात आ चुकी है, तो यहाँ पर ये मान बनेगा √3a। और ये मान बना किसका, BD का। यहाँ पर भी देखिएगा BD का एक मान है 4R, और दूसरे तरीके से हमने जो निकाला है वो मान है यहाँ पर BD √3a। तो वही समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं। समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर इसका मान रखा जाए तो BD बराबर है 4R, ये हमने रख दिया, इधर है √3a। ये समीकरण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे 3 प्रश्न आपके हल होंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं लास्ट में समझाऊंगा कैसे आपके लिए 3 प्रश्न का काम ये करेगी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। 4R बराबर आ रहा है √3a। यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा 4R/√3 बराबर a। ये हो गया। चलिए अब ये तो a का मान निकल गया, परंतु a क्या है, यहाँ पर एक घन की कोर है। अब यहाँ पर हम यदि घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है a³। तो यहाँ पर हम 4R/√3 इसका क्यूब कर देते हैं, है ना। और जब इसका हम क्यूब करेंगे तो उस स्थिति में इसका मान जो होगा वो कितना आ जाएगा, तो देखिए 4 का आप करेंगे 4 × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 64R क्यूब, है ना। और नीचे आप √3 का क्यूब करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3। अब ये आपके लिए घन का आयतन हुआ, ये आपके लिए गोले का आयतन हुआ। दोनों को सूत्र को अनुपात में रख दीजिए, संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। संकुलन क्षमता, वही सूत्र जो हमने स्टार्टिंग में समझा था, पूरा नहीं लिख पाऊंगा, जगह कम है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ। जालक, जो भी हमारा क्रिस्टल जालक होगा, जालक में गोलों का आयतन, और यहाँ हो जाएगा जालक जो हमारा घन है, घन का आयतन, है ना। अब देखिए घन का आयतन मतलब कि वही जो हमारा क्रिस्टल जालक है उसमें उस क्रिस्टल जालक का आयतन। पर क्रिस्टल जालक यहाँ पर क्या है, तो आप घन की जगह पर यहाँ लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक का आयतन। अब आपके सामने क्रिस्टल कैसा है, घन जैसा, तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर घन का आयतन लिख दिया है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये मत समझिएगा कि घन का ही आयतन लगाना है, सीधा मतलब है कहने का
कि क्रिस्टल जालक का आयतन। तो देखिए गोलों का आयतन कितना निकल गया है, तो वो निकल गया है यहाँ पर 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। और घनी क्रिस्टल जो है हमारा, उसका आयतन कितना निकल गया है, तो उसका निकल गया है यहाँ पर 64r³/3√3, है ना। तो देखिए यहाँ पर r³ से तो r³ को आप कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया कैंसिल। अब जो बच रहा है उसका आपस में कैलकुलेशन कीजिए। तो 2 × 4/3 और पाई का मान भी रख लेते हैं 22/7, और इनके नीचे है यहाँ पर 64 और नीचे है 3√3। तो देखिए ये हमारा चौथी संख्या है और ये चली जाती है पहली संख्या के साथ गुणा में, और दूसरी और तीसरी संख्या आपस में गुणा में आ जाती है, तो इन्हें हम गुणा में कर देते हैं। तो 2 × 4 × 22 × 3√3 और नीचे हो जाएगा 64 × 3 × 7। इस 3 से इस 3 को काट देंगे, 4 और 2 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8। 8 से हम इस 64 को काट देंगे, मतलब कि मैंने इससे और इससे काट दिया है, तो ये कटेगा 8 बार। अब आप 8 को और 22 को 2 से काट सकते हैं, 2 से ये 4 और 2 से ये 11। तो अब हमारे सामने यहाँ पर है 11 × √3 और नीचे 7 × 4 7 28। और किसी नंबर से भी यदि हम इसको काट सकते हैं तो उससे भी काट कर को इसे हम छोटा कर सकते हैं, है ना। और नहीं काट सकते हैं तो फिर हमें जो √2 और √3 के मान पता होते हैं तो उनको रख दें और गुणा कर दें। तो देखिए यहाँ पर इसी में आगे हल कर देता हूँ, 11 और इसमें हम √3 का मान रखेंगे 1.732, है ना, और नीचे 28 गुणा कर लेंगे, 28 से भाग दे देंगे। तो इसमें जो संकुलन क्षमता निकल के आएगी ना, वो आएगी 0.68 ये आएगी। परंतु जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें संकुलन क्षमता किस में व्यक्त करना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें इसमें फिर 100 का गुणा करना होगा, 0.68 × 100, तो ये बन जाएगा 68%, है ना। अब देखिए 68% इसके अंदर संकुलन क्षमता जो होगी वो 68% होगी, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो जालक के गोले हैं वो 68% स्थान जो है वो घेरते हैं। तो रिक्ति के द्वारा कितना घेरा गया, तो रिक्ति के द्वारा आप निकाल सकते हैं कितना घेरा गया है, क्योंकि पहले आपने समझा है ना। तो रिक्ति के द्वारा कितना घेरा जाएगा, रिक्ति के द्वारा 68 2 70 और 30 32%। तो रिक्ति के द्वारा यहाँ पर स्थान कितना घेरा जाएगा, 32%। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से बता रहा हूँ रिक्ति का, ये इसमें शामिल नहीं है, परंतु आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले कोई रिक्ति का परसेंटेज कितना है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब 68% इसके अंदर ये है, तो रिक्ति मतलब खाली स्पेस, खाली जगह कितनी बच रही है, 32%, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 32% जो है इसके अंदर रिक्तियों का स्थान है और 68% जो है वो गोलों का स्थान है। तो इस प्रकार से हम इसमें निकाल लेंगे। चलिए अब हम थर्ड वाले की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड वाला जो है हमारा वो है सरल घनी संरचना। अब सरल वाला बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि सिर्फ कुछ नहीं है, गोले ही हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इसकी कोर की जो लंबाई है वो भी है a। तो देखिए यदि हम मान लें कि यदि घन का किनारा या कोर जो भी बोले हम उसको, किनारा a हो तो, है ना, और गोले की त्रिज्या r हो तो, गोले की त्रिज्या r हो तो उस स्थिति में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो a है इसका मान कितना हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें कोई विकर्ण वगैरह शामिल नहीं है, तो हमें सीधे सीधे ही बस दोनों परमाणु के बीच की दूरी निकाल देनी है। ये इससे हमें a का मान पता लग जाएगा। बाकी जिसमें विकर्ण पर परमाणु होते हैं, केंद्र पर होते हैं, तो उसमें हमें वो चीज़ निकालनी होती है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो यहाँ पर हमें सीधे लिख सकते हैं कि a बराबर 2r,
देखिए a बराबर 2r कैसे हुआ, तो दो गोले हैं, कोई से भी दो गोले ले लीजिएगा, ये और ये, इसका केंद्र ये, यहाँ से इसकी त्रिज्या, इसका केंद्र ये, इसकी त्रिज्या। तो हम इसके केंद्र से इसके केंद्र की दूरी तो पूछ रहे हैं और यही तो a है, तो a का मान कितना हो गया 2r, है ना, क्योंकि कर्ण ऐसे पास पास स्थित होंगे, चित्र में हमें दूर दूर दिख रहे हैं भाई, इतने दूर दूर नहीं होते हैं, ये समझना बात आपको, है ना। तो ये ठोस के अंदर कर्ण ऐसे पास पास होते हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a बराबर 2r। अब ये सूत्र भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये भी आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन बनाएगा, है ना, कुछ क्वेश्चन का उत्तर देगा ये सूत्र भी यहाँ से। तो आप समझ गए कि a का मान 2r कैसे हुआ। अब यदि हम बात करें कि घनी शेल जो होता हमारा, घनी शेल जो संरचना होती है हमारी, सॉरी सरल घनी, है ना, सरल घनी वाली है SCC ये। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो घनी संरचना में उपस्थित गोलों की संख्या, गोले की संख्या, अब इसमें कितने गोले होते हैं, तो इसमें 8 कोने हैं, तो सब में 1/8 की हिस्सेदारी होती है, तो 8 मतलब कि ये एक परमाणु बनेगा। और आप मौखिक भी जानते हो तो आप सीधे भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो आपको इतना बड़ा कोई सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, पर आपको पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है ना। तो ये एक हो गया। अब देखिए एक परमाणु है तो एक गोले का आयतन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। गोले की त्रिज्या हमने r मानी है, ये हो गया। अब यदि हम इसमें घन का आयतन निकालते हैं, जो घनी संरचना है, तो घनी संरचना का आयतन, तो इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब, है ना। अब देखिए इसमें तो सीधे सीधे हमें मान रखना है कि a का मान कितना है, तो a का मान हमने निकाल के रखा है कि 2r है, तो 2r का क्यूब कर देंगे, तो ये निकल के हो जाएगा 2r 2r 2r, ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8 8r क्यूब, ये हो गया। चलिए संकुलन क्षमता का सूत्र लगा दीजिए। संकुलन क्षमता बराबर वही क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो गोले हैं उन गोलों का आयतन या कणों का आयतन, गोलों की जगह आप कण भी लिख सकते हैं, का आयतन, और नीचे घनी संरचना या जालक का आयतन, संरचना का आयतन, ये निकालेंगे, मान रख देते हैं। तो यहाँ पर गोलों का आयतन, गोले कितने हैं, एक गोले का आयतन निकला हमें 4/3 पाई r क्यूब। घनी संरचना क्रिस्टल जालक की जो है उसका आयतन कितना निकल गया, तो वो आया हमें 8r क्यूब। तो इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, ये कर दिया। आगे यहाँ पर 4/3 और पाई का मान रखा 22/7, और नीचे है यहाँ पर 8, तो 8 जो है गुणा में चला जाएगा इनके, 4 गुणित 22 और नीचे हो जाएगा 3 गुणित 7 गुणित 8, है ना। तो 4 से हम काटेंगे 8 को 2 बार, 2 से हम 11 बार 22 को काट सकते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर है 11 और नीचे हो गया 7 3 21। तो जब हम 11 में 21 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे लिए मान निकल गया 0.524। 2 अंक आप ले सकते हैं। संकुलन क्षमता को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 0.52 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में व्यक्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52%, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सरल घनी संरचना होगी हमारी SCC के अंदर जो संकुलन क्षमता होगी वो निकल के आएगी 52%। तो देखिए SCC के अंदर 52% संकुलन क्षमता होती है,
यानी कि 52% इसके जो कण होते हैं वो स्थान घेरते हैं उस जालक के अंदर। तो बाकी कितने प्रतिशत स्थान खाली होता है, रिक्ति का कितना बच रहा है, तो रिक्ति का हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 52 में हम 8 जोड़ते हैं तो 48% जो है ये रिक्तियों के द्वारा घेरा गया स्थान होता है ना। तो ऐसे आप एक के साथ एक चीज़ को भी याद रखिएगा ताकि कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसमें निकाल पाएँ। चलिए अब हम देखते हैं आगे, इसमें जो भी हमारे 3 सूत्र की बात मैंने की थी उनसे आप कैसे निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी और त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। देखिए अब इसमें हम निकालेंगे परमाणु त्रिज्याओं का मान और निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें सरल घनी शेल की, है ना। तीनों को ही निकालेंगे और समझना आपको सरल घनी के लिए। सरल घनी शेल के लिए जो इकाई शेल होता है उसके लिए परमाणु त्रिज्या का मान कितना होता है। तो उसके लिए परमाणु त्रिज्या का मान कितना होगा देखिएगा। मैंने 3 सूत्र आपको बताए थे। इसमें सरल घनी वाले में हमने निकाला था ए का मान, और ए का मान कितना निकल गया था 2r। तो परमाणु त्रिज्या यानी कि गोले की जो त्रिज्या हमने मानी थी क्या मानी थी, r मानी थी। तो r का यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, a/2 निकल गई यहाँ पर ये, है ना। तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या इसके लिए बन गई, परमाणु त्रिज्या का मान होगा r बराबर a/2। चलिए अब इसी में बात करते हैं निकटतम परमाणु के बीच की दूरी की। तो देखिए निकटतम परमाणु के बीच की दूरी का मतलब है कि जैसे 2 परमाणु है, ये थोड़ा सा मैंने दूर दूर बना दिया है इनको। तो चलिए थोड़ा फिर से बनाना पड़ेगा, पास पास ही बनाने पड़ेंगे। देखिए ये, तो यहाँ पर परमाणु दूरी जो नापेंगे हम तो बिल्कुल सेंटर से नापेंगे। तो ये त्रिज्या हुई r, ये त्रिज्या हुई r, है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दूरी जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगी। तो इसे हम लिखेंगे d दूरी को, है ना। तो d का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, r और r। कहने का मतलब है कि जो d है ना वो 2r के बराबर है, और d को यहाँ पर कह सकते हैं कि ये निकटतम परमाणु के बीच की दूरी है, बीच की दूरी। तो देखिए कितनी हुई, d बराबर 2r। तो अब यहाँ से आप निकटतम परमाणु की दूरी, परमाणु के बीच की दूरी है ना। तो d बराबर आप 2 और r का मान कितना है, तो r का मान है a/2। ये रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो d बराबर क्या हुआ, a। निकटतम परमाणु के बीच की दूरी कितनी होगी, तो जो हमने घन की कोर देखी थी क्रिस्टल जालक में वही तो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी हुई थी, उसका मान यहाँ पर आ गया निकल करके d बराबर a। समझ गए। चलिए तो इस प्रकार से आपको उसी प्रश्न से देखिए त्रिज्या भी निकल के आ गई, निकटतम परमाणु के बीच की दूरी भी निकल के आ गई। अब हम इसमें देखेंगे दूसरे वाले को, फलक केंद्रित को। तो फलक केंद्रित घनी जालक के लिए, है ना, घनी जालक के लिए। चलिए इसमें कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमने सूत्र क्या निकाला था, तो इसमें हमने a का जो सूत्र निकाला था a बराबर वो निकाला था फलक केंद्र में √2r। देखिए त्रिज्या आप कैसे निकाल लेंगे, अब आप समझ गए हैं। त्रिज्या r को निकालने के लिए यहाँ पर r के साथ जो गुणांक है इसे a के बटे भेज दीजिए, तो a/2√2 हो गया। तो ये निकल गई यहाँ पर त्रिज्या r का मान। चलिए देखिए, तो यहाँ पर त्रिज्या हो गई r बराबर a/2√2।
निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, है ना। मैं अब सीधे सीधे ऐसे लिख रहा हूं, तो वो होगी d, और d बराबर इसमें क्या होगा, तो जो सूत्र हमने वहां पर देखा था कि सेम यही, d बराबर होता है 2r। तो आप d निकालने के लिए 2r कीजिए, ये तो 2 और गुणित r का मान कितना है, a/2√2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो d क्या आ गई, a/√2, है ना। ये निकटतम परमाणु के बीच की दूरी आ गई। ये हमने दूसरे वाले के लिए निकाल दिया। अब हम तीसरे वाले के लिए निकालते हैं, BCC के लिए, है ना। BCC जिसे हम अंतः केंद्रित भी कहते हैं, तो अंतः केंद्रित घनीय जालक के लिए ये, और इन तीनों से संबंधित पूछा जाता है, परमाणु की त्रिज्या पूछ ली जाती है या दूरी पूछ ली जाती है, तो ये बहुत डीपली टॉपिक है। तो आप इस प्रकार से इनका अंतर समझिएगा, इनमें संबंध समझिएगा। चलिए अब BCC के लिए देखिए, तो BCC में हमने सूत्र क्या निकाला था, तो उसमें हमने A बराबर सूत्र निकाला था जब हल किया था 4r/√3, ये हमें सूत्र आया था। अब इससे r त्रिज्या का मान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं हम, तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगा √3a/4, a का √3 का इधर इंटू करेंगे, ये हो गया, 4 को इसके नीचे पहुंचा देंगे, ये बन गई त्रिज्या। चलिए निकटतम दूरी, निकटतम परमाणु के बीच की दूरी, परमाणु के बीच की दूरी जिसे हम d से व्यक्त करेंगे, d बराबर 2r, तो d बराबर 2 इंटू √3/4 a, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें निकटतम परमाणु के बीच की दूरी कितनी आ गई, तो इसमें आ जाएगी d बराबर √3/2a, है ना। तो d बराबर लिख सकते हैं √3a/2। तो देखिए ये आपके उन तीनों सूत्र से ही यहाँ पर ये संबंध इनमें होता है, और इस प्रकार से 3 सूत्र से आप ऐसे 6 प्रश्न ऐसे कंप्लीट ये कर सकते हैं, और ये काफ़ी डीपली क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आज का हमारा जो केमिस्ट्री का पार्ट 6 था ये समाप्त होता है, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो और आप वीडियो तुरंत ही देख पाएँ। तो आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए किसी वीडियो के साथ।